हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ हमारी ये जो वन शॉट वाली सीरीज़ है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। सो आई होप आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रही होगी सीरीज़, क्योंकि सारे चैप्टर मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और एकदम क्रिस्प फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आई होप आपने अच्छे से पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पेपर से पहले तो पढ़ ही लेना। और हाँ, ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद मैं लास्ट में आप लोगों को सारे चैप्टर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। सो प्लीज़ आप देख लेना कि अच्छे नंबर लाने हो तो अच्छे से पढ़ाई कर लेना और मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब हम अपना लास्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं। हमारे लास्ट चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस। इसमें हमें कंपनी से रिलेटेड जितने भी रेशियो हैं, चाहे वो हमारे लिक्विडिटी वाले हो गए या डेट वाले हो गए या जितने भी हैं हमारे, वो सारे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो रेशियो एनालिसिस होता क्या, पहले ये समझ लो। रेशियो एनालिसिस होता है कि हम जब भी किसी भी कॉर्पोरेट का या किसी भी कॉर्पोरेट का ही जब भी हम निकालते हैं कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी रहने वाली हैं या कैसी हैं, अभी तक पास्ट परफॉर्मेंसेस कैसी थी, तो हम सिर्फ ऐसा उसका मतलब उसके पैसे ही नहीं देखते रहते कि अच्छा ये इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये इसका रिकॉर्ड है, चलो इसकी रिपोर्ट निकालो। ऐसा नहीं करते हैं हम लोग क्या करते हैं, जो उसके रेशियोज होते हैं हम उन्हें भी चेक कर सकते हैं। रेशियोज यहाँ पे 3 तरह के हैं: लिक्विडिटी रेशियो, लीवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो और लास्ट है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इन सब रेशियोज को भी अगर हम चेक कर लेते हैं तो हमें एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं और आगे वो किस तरह से परफॉर्म करेगी। तो देखो, ये 3 क्या है: लिक्विडिटी, लीवरेज या कैपिटल, दोनों एक ही बात है, और लास्ट है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ना लिक्विडिटी रेशियो से। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो होता है कि लिक्विडिटी का मतलब ही होता है कि हम कितनी जल्दी किसी भी चीज़ को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो यही होता है कि अगर कंपनी के पास में कोई लायबिलिटी है उनकी, तो वो कितना ईजीली अपने कैश को यूज़ करके या फिर जो उनके शॉर्ट टर्म बिल्स हैं उनको यूज़ करके वो 1 साल के अंदर अंदर अपनी पेमेंट, ये जो एक शॉर्ट टर्म बिल्स होते हैं यानी कि 1 साल के अंदर अंदर वाले, उनको वो कितनी जल्दी पे कर सकती है। तो लिक्विडिटी यही है कि ईजिली अपने कैश कन्वर्ट करके या स्टॉक्स को सेल करके कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ को कितनी जल्दी ख़त्म कर सकती है। तो इसमें भी यहाँ पे हमें पार्ट्स दे रखे हैं। पहला क्या है हमारा? करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब क्या होता है? करंट रेशियो आप ऐसा मान लो कि द करंट रेशियो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज फ्रॉम करंट असेट्स। यानी कि कंपनी के पास जो अभी उसके असेट्स हैं, जितने भी हैं टोटल, उनसे वो कितनी लायबिलिटीज़ को, यानी कि जो भी उसके खर्चे हैं वो उन्हें कितनी जल्दी ख़त्म कर सकता है, यानी कि कितनी जल्दी उनके पैसे वो पे कर सकता है। मान लो कि कंपनी के पास 2000 रुपये हैं और उसकी लायबिलिटीज सिर्फ 1000 रुपये की ही है, तो यानी कि उसका रेशियो क्या हो जाएगा? असेट्स कितने हैं? 2000 रुपये के, लायबिलिटी हो गई 1000 रुपये की, तो डिवाइड कर दोगे तो 2, यानी कि इसका रेशियो 2 निकल के आएगा। तो इसका मतलब कि कंपनी के पास ज़्यादा पैसे हैं कंपेयर टू उसकी लायबिलिटीज़ जितनी है ना, क्योंकि उसको सिर्फ 1000 रुपये देना है पर कंपनी के पास टोटल असेट्स 2000 के हैं। तो करंट रेशियो ये होता है। एसेट टेस्ट रेशियो क्या होता है? देखो, करंट रेशियो में फिर भी हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हमारे टोटल असेट्स का हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे जितने भी असेट्स हैं हम स्टॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, अपने स्टॉक सेल कर सकते हैं अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए। पर एसेट टेस्ट रेशियो में ऐसा नहीं होता है। एसेट टेस्ट रेशियो में हम लोग अपने स्टॉक्स को सेल नहीं करते हैं। यहाँ पे बस जो हमारे पास एट प्रेजेंट हमारे पास जो भी हमारे असेट्स हैं उन्हीं का यूज़ करके क्या कंपनी अपने लायबिलिटीज़ को पे कर सकती है या नहीं कर सकती, वो हम चेक करते हैं। इसका मतलब कि अगर हमारा आइडियल रेशियो, वैसे हमारा एसेट टेस्ट रेशियो का 1:1 होता है, यानी कि अगर कंपनी के पास एक लायबिलिटी है तो उसके पास एक असेट होना चाहिए उसे ख़त्म करने के लिए। बट अगर उससे ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है, नहीं कम होगा तो हमारे लिए नुकसान वाली बात हो सकती है। पर एसेट टेस्ट रेशियो में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपने स्टॉक्स को सेल नहीं करते, जो एट प्रेजेंट हमारे पास असेट्स हैं उन्हीं का यूज़ करते हैं। अब बात आती है हमारे टर्नओवर रेशियो की। टर्नओवर रेशियो क्या है? टर्नओवर रेशियो में ये बताता है, जैसे हम कंपनी का टर्नओवर निकालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह टर्नओवर रेशियो बताता है कि कंपनी का ओवरऑल फंक्शनिंग कैसी है और कंपनी कितने अच्छे से और कितना तेज़ी से काम कर रही है, यानी कि वो अपने स्टॉक्स को, अपनी लायबिलिटीज़ ख़त्म करने के लिए वो कितनी जल्दी अपने स्टॉक्स को सेल कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर हमारा स्टॉक सेलिंग फास्ट है यानी कि हमारा रेशियो हाई निकलेगा, अगर कम होगा तो वो कम आएगा। अब देखो, इस टर्नओवर रेशियो में भी यहाँ पे 1 मिनट बस, यहाँ पे पार्ट्स दे रखे हैं। एक है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, और फिर यहाँ पे मतलब पार्ट्स दे रखा है, तो हम इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या दे रखा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखो, टर्नओवर रेशियो क्या बता रहा है कि कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और कंपनी किस तरह से पूरे साल में काम करने वाली है और कितना तेज़ कंपनी काम करती है। ऐसा नहीं कि बहुत ही स्लो काम कर रही है, कंपनी में कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिख रहा या फिर कुछ खास हमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, तो टर्नओवर रेशियो वो बताएगा। अब पहला इन्वेंट्री मैंने आपको बता दिया। इन्वेंट्री में क्या होता है कि वो कितना जल्दी अपने स्टॉक्स को सेल करके क्या करती है, अपना प्रॉफिट निकालती है या फिर जो अपनी लायबिलिटीज़ है उनको पे कर देती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, यानी कि उसके बाद जितने भी उसके अपने स्टॉक्स हैं और जो उसके गुड्स की जो प्राइस है उनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकलता है। यानी कि ऐसा मानो कि अगर कंपनी अपने स्टॉक्स जल्दी जल्दी बेच दे रही है तो उसके पास कुछ खास स्टॉक्स बचेंगे नहीं। आप ऐसा मानो कि जैसे ऐसा होता है ना कि कोई फेमस ब्रांड है, उसका कोई एक बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट है, तो वो इतना फेमस है कि वो बहुत ही जल्दी वहाँ से ख़त्म हो जाता है, यानी कि लोग उसे बहुत जल्दी खरीद लेते हैं। तो इसका मतलब कि अगर वो ब्रांड उसको वहाँ रख भी रहा है उस प्रोडक्ट को, तो वो काफ़ी ज़्यादा देर तक वो स्टॉक वहाँ पे जो उनका प्रोडक्ट है वो वहाँ पे नहीं रुक पाएगा, क्योंकि लोग उसे खरीद लेंगे। बिल्कुल इसी तरह इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या होता है कि भले ही कंपनी के पास स्टॉक हैं बट वो कुछ टाइम के बाद बिक जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लायबिलिटी पे करनी पड़ती है, इस तरह से। अब देखो डेटर्स टर्नओवर रेशियो में क्या होता है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो होता है कि जो कंपनी है, अब कंपनी में लोग आके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें कंपनी में जो उनके कस्टमर्स हैं वो उन्हें कितना जल्दी उस कंपनी को पैसे देते हैं या नहीं देते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी पैसे दे रहे हैं या बहुत धीरे धीरे पैसा दे रहे हैं, तो ये हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो में से निकलता है। तो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल या फिर डेटर्स, यानी कि कंपनी की जो नेट क्रेडिट सेल्स हैं, यानी कि कंपनी की क्रेडिट सेल्स को अगर हम डिवाइड करते हैं कि जितने भी उनके डेटर्स हैं, जितने भी लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है उससे, तो हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकल के आता है। यानी कि पूरे साल भर में कंपनी को उनके जो डेटर्स हैं उन्होंने कितनी जल्दी पैसे पे करे। अगर बहुत ही धीरे धीरे पे कर रहे हैं यानी कि वो एक बेकार चीज़ है, क्योंकि वो पैसा फिर कस्टमर्स के पास ही अटका रहेगा। पर अगर कंपनी के कस्टमर्स उसे जल्दी पैसा दे देते हैं तो अगर रेशो हाई होगा तो उसका मतलब कि कंपनी जल्दी ग्रो कर पाएगी, क्योंकि कस्टमर्स की तरफ से पैसा जल्दी आ रहा है। तो ये चीज़ है। अब अगर बात करें हम अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड की, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है कि साल भर में जो कस्टमर्स थे, आप ऐसा मानो कि देखो क्या देखा इसमें, एवरेज कलेक्शन पीरियड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेज वर्थ क्रेडिट सेल्स दैट इज लॉक्ड इन डेटर्स। यानी कि इसमें क्या होगा कि मान लो साल भर में जो आपका ऐसा मानो कि 365 दिन होते हैं साल में। अब डेटर्स टर्नओवर रेशो है, आप उसे डिवाइड कर दो, यानी कि एवरेज डेटर्स और आपकी जितनी सेल्स हुई हैं उसको तो डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कस्टमर्स ने आपको साल भर में कितने टाइम के अंदर पैसे दे दिए। मान लो कि 365 दिन थे और एग्जांपल अगर मैं दूँ तो क्या हो जाएगा इसका, देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड में अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अब मेरे पास एक एग्जांपल है आप लोगों को दी। तो मान लो आपके पास 365 दिन है, डिवाइडेड बाय ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, तो ज़्यादा वो मत करना। अब मान लो कि आपने क्या किया, 365 दिन है आपके पास और उसमें आपका डेटर्स का टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर आपका मान लो 12 का मान लो, तो आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 30 दिन आ जाएगा। तो यानी कि आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है, 30 डेज़ का है। तो ऐसे ही कुछ भी हो सकता है ये रेशियो आपका। अब इससे आपको क्या पता चला कि मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आपके जो ऑन एन एवरेज कस्टमर्स हैं वो आपको पैसे दे देते हैं, आपकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आया आपको ये समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अपने फिक्स्ड असेट्स रेशियोज़ की। तो फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियोज़ क्या होते हैं कि हमारे पास जो असेट्स हैं, कंपनी के पास जो उसके असेट्स हैं, जो उसके फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड असेट्स होते हैं हमारे कि जैसे उसकी मशीनरीज हो गई या फिर कोई प्लांट्स हो गया उसका, या कोई फैक्ट्री हो गई या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें उसने कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा और वो उसके फिक्स्ड असेट हैं। तो उनकी हेल्प लेकर कंपनी किस तरह से काम कर रही है और अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज़ कर रही है, अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ कर रही है, तो वो समझते हैं। सबसे पहला है हमारा फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो में क्या होता है कि मान लो कि कंपनी के पास जो उसके असेट्स हैं, जो कि उसकी मशीन्स हो सकती हैं, उसकी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, उसकी फैक्ट्रीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, उनकी वो किस तरह से हेल्प ले रहा है कंपनी इन प्रोडक्ट्स की, अपनी इन मशीनरीज की और इन सब की, कि उसकी जो सेल्स हैं वो जनरेट हो या फिर जो उसका प्रॉफिट है वो जनरेट हो। तो नेट सेल डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड असेट्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो का। अगर हमारा रेशियो हाई आता है, 1 से ज़्यादा आता है, 1 हम ओवरऑल एक न्यूट्रल पॉइंट लेके चलते हैं, अगर 1 से ज़्यादा आता है तो हम ऐसा मानेंगे कि जितनी भी कंपनी के जो फिक्स्ड असेट हैं, यानी कि उसकी मशीन्स, उसके प्लांट्स, उसकी फैक्ट्रीज, वो सब हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि वो हमें प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। अगर हमारा रेशियो कम आता है तो मतलब वो बेकार है, मतलब बेकार इन द सेंस कि हमें वो लॉस में थोड़ा सा या फिर इनइफेक्टिव हमारे लिए वो बन जाएगा, थोड़ा अनप्रोडक्टिव है। बट अगर रेशियो ज़्यादा है तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव है। दूसरा होता है हमारा टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो होता है कि हमारे जितने भी असेट्स हैं, टोटल सारे के सारे, उन सब का इस्तेमाल करके, फिक्स्ड असेट और सारे के सारे जितने भी असेट्स हैं उन सब का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी सेल्स को कितना बढ़ा सकते हैं या फिर अपने प्रॉफिट को कितना बढ़ा सकते हैं, तो वो टोटल असेट टर्नओवर रेशियो में आता है। जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतना ज़्यादा, मतलब जितना हाई उतना बेटर होगा हम लोगों के लिए। तो इसी के साथ हमारा जो ये लिक्विडिटी रेशियो है, यानी कि
कंपनी का ये जो पैसे वाला पैसे वाला पार्ट था जिसमें हम कैश में कन्वर्ट करके अपने लायबिलिटीज़ को पे कर देते हैं और हमारा प्रॉफिट कंपनी का कितना हो रहा है, वो सारा पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब आता है हमारा लीवरेज वाला पार्ट, लीवरेज या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। ये क्या होता है, ये कंपनी का लोन वाला एस्पेक्ट जो है, वो लोन साइड जो है कंपनी की, वो हमें दिखाता है। तो लीवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में होता है कि कंपनी के पास अपना कितना पैसा है, ठीक है, अच्छी बात है, पर कंपनी ने लोन कितना ले रखा है और उससे कंपनी पे क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सारा का सारा हम अपने लीवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में देते हैं। तो हमारे जितने भी डेट हैं वो सारे हमारे इस लीवरेज रेशियो में आते हैं। अब देखो, सबसे पहला आता है हमारा डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी के पास में डेट कितना है और कंपनी के पास में अपनी इक्विटी कितनी है, यानी कि कंपनी के पास लोन कितना है और कंपनी के पास उसकी अपनी खुद की इनकम कितनी है, यानी कि खुद का जो उसके अपने पैसे हैं वो कितने हैं। मान लो कि एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए मुझे, 1 करोड़ मैंने अपने लगाया और 1 करोड़ मैंने बैंक से लोन ले लिया, तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा, वो 1 होगा। टोटल डेट मेरा 1 करोड़ का है और टोटल इक्विटी जो मैंने अपनी तरफ से लगाई वो 1 करोड़ की है, तो यानी कि ये रेशियो 1 है, यानी कि मेरा दोनों की चीज़ें अभी बैलेंस्ड है, मेरा लोन भी बैलेंस है, लोन और मेरी जो इक्विटी है वो दोनों बराबर है। तो डेट इक्विटी रेशियो यही होता है। इसके बाद आता है हमारा डेट असेट रेशियो। डेट असेट रेशियो हमें क्या दिखाता है कि दिस शोज, ऐसा मान लो कि हाउ मच अ कंपनी असेट आर बॉट यूजिंग लोन, यानी कि हमारी डेट असेट, ऐसा मान लो कि कंपनी ने कितना लोन लिया कि वो असेट ले सके अपनी कंपनी के लिए, है ना। मान लो कि मेरे पास, मैंने जैसे बताया कि मेरे पास 2 करोड़ की मुझे कंपनी खोली थी, मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए थे, तो 1 करोड़ मैंने क्या किया, अपना लगा दिया और 1 करोड़ मैंने बैंक से ले लिया। अब मानो कि मैंने जो अपने पैसे लगाए उससे मैंने कुछ ना कुछ तो एसेट्स खरीदे होंगे ना अपनी कंपनी के लिए, बिल्कुल उसी तरह जो मैंने लोन लिया उस लोन से भी तो मैंने कुछ ना कुछ एसेट्स लिए होंगे। क्या पता उस लोन से मैंने अपनी कंपनी में स्टार्ट करने के लिए जो फैक्ट्री मैंने स्टार्ट करी थी, मान लो उसमें मुझे कुछ मशीन्स चाहिए थी, तो मैंने वो लोन के पैसों से खरीदी। तो यानी कि मैंने, ये रेशो होता है कि हमारा कि कोई असेट खरीदने के लिए मुझे कितना लोन लेना पड़ रहा है, तो वो हमारा डेट असेट रेशियो होता है, ठीक है। अगर कम होगा तो बेहतर है, ज़्यादा होगा तो कोई बात नहीं, फिर प्रॉफिट करके हम लोग इसे कम कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल असेट। यानी कि मान लो कि मेरे पास क्या था, ऐसा मानो आप कि मेरे पास 1 करोड़ का मैंने लोन लिया था, मतलब जो मेरा डेट था, और उसमें मेरा टोटल एसेट मान लो कि मेरा 2 करोड़, ऐसे मान लो कि मेरे पास एसेट्स 2 करोड़ के थे, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाएगा यहाँ पे 0.5, यानी कि 50% का मेरा क्या होगा, डेट असेट रेशियो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है कि जब हमने टैक्स नहीं दिया है अभी तक, बिफोर टैक्स और या फिर कोई भी इंटरेस्ट पे करने से पहले हमारे पास जितनी भी अर्निंग्स हैं वो सारा हमारा क्या आता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में आता है। सो हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बेटर इज द फर्म एबिलिटी टू मीट इट्स इंटरेस्ट बर्डन। द लेंडर यूज दिस रेशियो टू असेस डेट सर्विसिंग कैपेसिटी ऑफ अ फर्म, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट होगा हम लोगों के पास, हमें टैक्स तो पे करना ही है, तो इसलिए अगर हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है, यानी कि हमारी अर्निंग्स पहले टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले हमारे अर्निंग्स ज़्यादा होंगी, तो अगर हम थोड़ा टैक्स अगर साइड कर भी देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट भी ज़्यादा बनेगा। तो जितना ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतना ज़्यादा हम लोग सेफ होंगे। अब इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ, आप ऐसा मान लो कि कोई कंपनी है जिसका टैक्स या इंटरेस्ट पे करने से पहले मान लो उसने 100 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, तो अब उसमें से उसे इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना, टैक्स वैक्स देना पड़ेगा, तो मान लो कि 20 करोड़ का अब उसे क्या देना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो अब इसका रेशियो क्या बन जाएगा, पहले कमाई कितनी थी, 100 करोड़ डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट 20 करोड़, तो अगर डिवाइड करोगे तो रेशियो 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी को जितना इंटरेस्ट पे करना है उससे कंपनी 5 गुना ज़्यादा चल रही है, यानी कि उसके पास 5 गुना पैसे एक्स्ट्रा हैं। पर अगर कंपनी का पैसे ही कम होते, मान लो कंपनी ने कमाया ही सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ होता, तो 40 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 तो सिर्फ 2 गुना ही ज़्यादा है ना। तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा तो कस्टमर्स के लिए या जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए देख के उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये ज़्यादा कमाती है, तो हमें ईजिली इंटरेस्ट मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये कंपनी लॉस में चली जाएगी तो हमारा इंटरेस्ट या जो हमारे पैसे हैं वो मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब अगर हम बात करें अपने डेट सर्विस कवरेज रेशियो की, जिसको हम DSCR भी बोलते हैं, फॉर्मूले बोल रही हूँ मैं, फॉर्मूलों के साथ साथ आप फुल फॉर्म भी अच्छे से याद कर लेना, पेपर में आ जाती है MCQs में, तो आपका काम आएगी। अब देखो डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो है कि ये चेक करते हैं कि कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है
और कितना उसको अभी अपना लोन अमाउंट जो है वो पे करना है, क्योंकि कंपनी के पास अगर उसकी लाइबिलिटीज़ हैं तो ये हमारे जो खर्चे होते हैं वही हमारे लाइबिलिटीज़ में आते हैं। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या हो गया कि कंपनी के पास जो भी उसका टोटल प्रॉफिट है, जितना भी वो कमाती है, उसमें से उसे अभी इंटरेस्ट कितना पे करना है और कितना उसे अभी अमाउंट ऑफ जो लोन उसने ले रखा है वो कितना उसे रीपे करना है। तो ये सारा हमारा किस में आता है, हमारा DSCR में आता है। तो अगर जिस भी कंपनी का DSCR हाई होता है तो कंपनी या जिसने भी उससे बैंक, जैसे मान लो कि मेरी कंपनी ने बैंक से लोन लिया था, तो बैंक सबसे पहले यही चेक करेगी कि इसका DSCR कैसा है, कि अगर ये ज़्यादा अच्छा कमाती है तो मेरा लोन रीपे कर देगी, पर अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाती ही नहीं है, लॉस में ही पड़ी रहती है, तो बैंक भी थोड़ा सा मना करेगा मुझे पैसे देने से, क्योंकि बैंक को भी पता है कि फिर मैं लोन पे नहीं कर पाऊंगी, है ना। लोन मैं रीपे नहीं कर सकती तो बैंक वाला मुझे लोन क्यों देगा। तो इसलिए हमारा DSCR जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, ताकि अगर हमें कभी भी फ्यूचर में लोन की ज़रूरत पड़े, जो कॉर्पोरेट है उसको लोन की ज़रूरत पड़े, तो वो अपना हाई रेशो दिखा सके कि देखो जी, मैं पहले इतना पैसा कमाती हूँ, मेरा इतना प्रॉफिट होता है, उसके बाद मैं आपका इंटरेस्ट जो है या जो लोन है वो मैं रीपे कर सकती हूँ। तो ये हमारा उसमें आ जाता है। अब लास्ट आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिससे हमें सबसे ज़्यादा मतलब होना चाहिए। डेट से भी मतलब होना चाहिए, लिक्विडिटी से भी मतलब होना चाहिए, लेकिन अब जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा मतलब तो प्रॉफिटेबिलिटी से होना चाहिए ना। तो देखो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है, ये बताता है किसी भी कंपनी के हालचाल, कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है, उसका जो भी काम करने का तरीका है, उसके बाद फाइनली क्या वो अपने उन तरीकों का, उन टैक्टिक्स को यूज़ करके क्या कंपनी में कुछ अच्छा कर पा रही है, कि कंपनी को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बना पा रही है या अपना प्रॉफिट निकाल पा रही है। तो वो सारा हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है कि हमारा, ऐसा मान लो कि जितना भी प्रॉफिट है, जिसमें से हम गुड्स का प्राइस हटा दें, कि हमने क्या किया कि हमारे पास, ऐसा मानो कि मैंने कंपनी, मैंने, मेरी जो फैक्ट्री थी मान लो वो कुछ भी बनाती है, टॉयज़ बनाती है या कपड़े बनाती है या कुछ भी बनाती है। अब उसके बाद जो मैंने बनाया और फिर मैंने अपना प्रोडक्ट सेल किया, तो उसके बाद देखो मुझे प्रॉफिट हुआ होगा। बट इतनी बात तो आप लोगों को भी पता है कि मेरी भी तो कुछ कॉस्ट आई होगी ना, मैंने भी तो पहले कुछ इनपुट दिया होगा अपनी कंपनी में, पहले मैंने कुछ पैसे लगाए होंगे उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसके बाद मैंने उसे थोड़ा महंगा करके बेचा। तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या आता है कि जितना पैसा मैंने लगाया उस प्रोडक्ट को बनाने में, सिर्फ उस पैसे को हटा दो, और उसके बाद ना टैक्स हटाना है ना इंटरेस्ट हटाना है, वो सब अभी जोड़ के रखो, मैंने अभी कुछ भी पे नहीं किया, बस जो कॉस्ट लगी थी मेरे उस प्रोडक्ट को बनाने में उसको माइनस कर दें। तो अब जो मेरे पास टोटल पैसे जो मेरे पास बच के आए हैं, जो भी मेरा प्रॉफिट है, उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में मतलब आता है, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होता है। जितना ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होगा उतना ही ज़्यादा हमारा, हम ऐसा कह सकते हैं कि बढ़िया है वो चीज़, क्योंकि अगर हाई प्राइस है, हाई ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा, तो हम कह सकते हैं कि हाँ कंपनी अच्छा काम कर रही है। अब नेट प्रॉफिट रेशो क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशो होता है कि हमारा फाइनल प्रॉफिट क्या है, कंपनी ने आखिरकार कमाया कितना, है ना, रियलिटी में कंपनी ने कितना कमाया। तो मान लो कि अब मैंने जो टैक्स पे कर दिया, मेरे जितने भी खर्चे थे वो सब मैंने अपने प्रॉफिट में से, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट में से निकाल दिए, तो अब बचा हुआ जो प्रॉफिट बचा वो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो होता है। तो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो अगर हाई होगा तो उसका मतलब कंपनी की अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, पर अगर हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो कम होगा तो यानी कि कंपनी की अर्निंग कुछ खास नहीं है। अब अगर हम बात करें अपने सम ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो हमारे इन्वेस्टमेंट में भी काम आती हैं, तो देखो पहला क्या है, रिटर्न ऑन टोटल असेट। ये भी तो कंपनी के लिए एक प्रॉफिट ही है ना, कंपनी भी तो अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है, बिल्डिंग्स में लगाती है, कॉर्पोरेट्स मतलब बाकी कॉर्पोरेट्स में लगाती है या अपने इन्वेस्टमेंट करती है। तो यहाँ पे हमारे जो टोटल असेट्स हैं उस पर जो रिटर्न मिल रहा है वो यानी कि हमारा कितना मिल रहा है। अगर हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया, अपने किसी असेट में लगाया और उसके बाद हमें उस पर रिटर्न बहुत ज़्यादा मिला, तो मतलब हमारे लिए वो प्रॉफिट रेशो क्या है, बहुत ही हाई है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय हमारे फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि, और ये रिटर्न ऑन टोटल असेट होता क्या है कि हमने जो भी हमारे पास टोटल हमारे पास प्रॉफिट था, अगर हमने क्या किया, उस प्रॉफिट को अगर हम डिवाइड करते हैं अपने टोटल असेट से, फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट हमारे टोटल असेट ही होते हैं। और ये क्या बताता है कि कंपनी ने ओवरऑल प्रॉफिट कितना, अपने असेट्स को यूज़ करके ही कितना प्रॉफिट बनाया, तो वो रिटर्न ऑन टोटल असेट होता है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या मतलब है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि ऐसा मान लो कि इसमें क्या होगा कि हमने इन्वेस्ट किया था अपना पैसा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये हमारा आ जाता है कि हमने क्या किया था, जो हमने लॉन्ग टर्म मनी अपना इन्वेस्ट करके रखा, यूज़ करके रखा, अब वो हम कितना एफिशिएंटली वो हमें रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। मान लो कि कंपनी ने क्योंकि कंपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो नेट प्रॉफिट है हमारा टैक्स के बाद, नेट प्रॉफिट जो है, और उसके पास कितने कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि उसके
टोटल असेट्स माइनस उसकी लाइबिलिटीज़। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि कंपनी ने अपना कितना पैसा लगा रखा है। तो लगा रखा है इन द सेंस हम प्रॉफिट वाले की बात कर रहे हैं, तो असेट्स तो हमारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। अगर हम उसमें से माइनस कर दें लाइबिलिटीज़ तो वो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। तो यानी कि इसमें क्या होगा कि कंपनी ने जो पैसा अपना लगा रखा था, जो कंपनी पैसा यूज़ करती है, उसके बाद कितना एफिशिएंटली उस पैसे ने रिटर्न जनरेट करके दिया, वो हमारा क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। यानी कि जो पैसा हमने एम्प्लॉय का मतलब हमने जो काम पे लगा रखा है ना, तो कैपिटल एम्प्लॉय यानी कि जो पैसा हमने काम पे लगा रखा है उसने हमें कितना रिटर्न जनरेट करके दिया, तो हमारा इसमें आ जाता है। अब हमें क्या दे रखा है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी का मतलब है कि मान लो मैं इन्वेस्ट, मतलब मेरी तो कंपनी थी, अब मान लो आप सबने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसके बाद आप लोगों ने जो इन्वेस्ट कर रखा है आपको भी तो कुछ फ़ायदा हो रहा होगा ना मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने से। तो आपने जो शेयर खरीद रखे थे मेरी कंपनी के, तो उस पर आप लोगों को कितना रिटर्न जनरेट होकर मिला, वो आपका रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी होता है। तो यानी कि शेयर होल्डर्स का कितना फ़ायदा हुआ, कितना प्रॉफिट उन्हें मिला, वो हमारा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी ROE के अंदर आता है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर हैज़ अ रेजिडुअल क्लेम और प्रॉफिट एसेट ऑफ अ फर्म दैट ओनली इज क्या दे रखा है, और मेजर इज वेल बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन रिटर्न। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, कंपनी के बारे में ओवरऑल पढ़ा कि कंपनी के खर्चे, जो उसकी लीवरेज आ गई, लोन वोन आ गए, लिक्विडिटी जो अपनी लाइबिलिटीज़ वो पे कर रहा है, और लास्ट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अब यहाँ पे हमें कुछ इक्विटी के रिलेटेड रेशोज़ भी दे रखे हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस को लेकर ये जो रेशोज़ हैं कि वो कैसे रहने वाले हैं। कि जैसा हमारा पहला क्या दे रखा है, अर्निंग पर शेयर, और दूसरा दे रखा है प्राइस अर्निंग रेशो। तो ये क्या होते हैं, और ये कंपनी की ओवरऑल कंडीशन हमें थोड़ी बहुत बता रहे होते हैं। अच्छा होगा अगर रेशो हाई है, कम होगा तो बेकार होगा, तो वो सब हमें जानना है। तो देखो, अर्निंग्स पर शेयर का मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि मान लो कि कंपनी जो उसके पास शेयर्स हैं, मान लो हर कंपनी के अपने बहुत सारे नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं ना, तो अपने हर एक शेयर पर कितना अर्न कर रही है, वो उसका अर्निंग पर शेयर है। अगर कंपनी हर एक शेयर पे बहुत ज़्यादा अमाउंट अर्न कर रही है तो मतलब कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है। मान लो मेरे पास 10,000 शेयर हैं, ठीक है, और मैं अपने हर एक शेयर पे 1,000 रुपये कमा ले रही हूँ, तो अब मेरे पास अर्निंग पर रेशो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि मान लो कंपनी की टोटल अर्निंग क्या है, देखो EPS निकालने का मतलब है कि नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो मान लो कि कंपनी का मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लो मेरी कंपनी 1,00,000 रुपये कमाती है, तो 5 जीरो लगाओ जल्दी से, 1 10 100 1000 लाख, ठीक है। अब कंपनी मान लो 1,00,000 रुपये कमा रही है, और उसके शेयर होल्डर्स कितने हैं, मान लो 1,000 ही है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं उसके, 1,000 ही हैं। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो 3 0 कट गए, यानी कि अपने हर शेयर पे 100 रुपये कमा रही है। तो यानी कि कंपनी का EPS कितना हो जाएगा, कंपनी का EPS हो जाएगा 100 रुपीज़ का। अगर यहीं पे क्या होता कि उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स और ज़्यादा हो जाते तो 10 रुपये कमाती। अब मान लो कि उसकी अर्निंग 1,00,000 से 10 लाख हो गई, ठीक है, 10 लाख हो गई, 6 जीरो लगाओ जल्दी से, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अब मान लो कि नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना है, मान लो 1,000 ही हैं, तो अब क्या होगा, यानी कि कंपनी अपने हर एक शेयर पे अब 1,000 रुपये कमा रही है। तो इसका मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है ना कि कंपनी बहुत अच्छे ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है, कंपनी का EPS बहुत हाई है, यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट भी मिलेगा और कंपनी अपने आप में भी अर्निंग बहुत अच्छी कर रही है। दूसरी चीज़ आती है हमारी प्राइस अर्निंग रेशो या फिर PE रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो या PE रेशो का हम उसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है मार्केटर आइस पर शेयर डिवाइडेड बाय EPS। यानी कि ये हमें बताएगा कि जो भी शेयर का प्राइस है वो हमारे लिए एक्सपेंसिव है या फिर इन्वेस्टर के लिए चीप है। तो ये किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इन्वेस्टर्स हैं, ये PE रेशो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ऐसा मानो कि जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल ये वाला सेट करके दिखाया ना EPS वाला, कि वो जो कंपनी है वो हर एक शेयर पे 100 रुपये या 1,000 रुपये कमा रही है, तो बिल्कुल उसी तरह अगर कंपनी क्या कर रही है, उसके फिर शेयर के प्राइस भी तो बढ़ जाते हैं ना, है ना। कंपनी के मान लो आज शेयर के प्राइस 200 रुपये हैं, 2 साल बाद वही बढ़ के 800 रुपये हो गया। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये शेयर का प्राइस हमारे लिए महंगा है या सस्ता है, कि क्या पता ये फ्यूचर में जाके अब ये प्राइस कम होगा शेयर का या बढ़ेगा। तो वो हम PE रेशो से हम निकाल सकते हैं। PE रेशो का मतलब क्या होता है कि जो मार्केट प्राइस है पर शेयर, हर शेयर का जो मार्केट प्राइस है, पर शेयर का मार्केट प्राइस कितना बन रहा है, जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया था, डिवाइडेड बाय जो EPS है, ठीक है। मान लो कि कंपनी के पास में 1,000 शेयर हैं, तो उसका एक शेयर का प्राइस कितना बन रहा है, डिवाइड कर दो अगर आप उसे EPS से, तो आपका PE रेशो निकल आएगा। अगर हमारा PE रेशो हाई है तो इसका मतलब क्या होगा कि इन्वेस्टर्स को क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि
पी रेशो अच्छा है यानी कि कंपनी आगे चल के और ज़्यादा ग्रो करेगी, है ना, क्योंकि वो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो फ्यूचर में भी ऐसे ही अपनी डिसीजन मेकिंग अच्छा रखेगी, कुछ नई चीज़ें लाएगी। तो हम एक एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि अगर पी रेशो हमारा हाई है तो इन्वेस्टर फ्यूचर में ग्रोथ के बारे में सोच सकता है। बट अगर हमारा पी रेशो कम है यानी कि हम ऐसा मान सकते हैं कि फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि हमें नुकसान हो जाए। तो इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आपको लास्ट में एक इलिस्ट्रेशन दे रखा है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो सब कुछ दे रखा है कि आपके शेयर कैपिटल इतने हैं, फिक्स्ड असेट इतने हैं, करंट असेट इतने हैं, है ना, डेटर्स आपका प्राइस इतना है, अमाउंट आपका। फिर उसके बाद आप ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप ये जो रेशोज़ हैं इनका फॉर्मूला यहाँ पे आपको सारा दे रखा है और आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा और आपको एक मतलब प्रैक्टिस मिल जाएगी। और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। अगर मैं समराइज़ कर दूँ जल्दी से तो लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी रेशोज़ में आ जाता है हमारा कि कंपनी कितनी जल्दी अपने शॉर्ट टर्म बिल्स को पे कर सकती है, ठीक है। वहीं अगर हमारा लीवरेज आ जाता है, एक मिनट बस, अगर हमारा लीवरेज कैपिटल रेशो अगर आपसे कोई पूछे तो लीवरेज कैपिटल रेशो होता है कि कंपनी के पास जो लोन है उसके सारे रेशोज़ हमारे लीवरेज में आता है कि कंपनी के पास कितना लोन है और वो कितना पे कर सकती है, कंपनी के पास अपनी इक्विटी कितनी है और वो लोन के ऊपर कितना चल रही है। अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है कि कंपनी की अर्निंग्स चेक करने के लिए कि उसकी अर्निंग्स कितनी अच्छी हैं या कितनी बेकार हैं, तो उसके लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो करते हैं। और लास्ट में हमारा थोड़ा सा मार्केट रेशो आता है जिसमें हम इन्वेस्टर्स के बारे में भी देखते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए ये शेयर खरीदना सही है या नहीं है, इन्वेस्टर को पर शेयर पर कितना प्राइस मिल रहा है, तो उसके लिए वो फ़ायदा है या नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। काफ़ी छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर था। तो आई होप आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया होगा। सारे चैप्टर्स प्लीज़ आप लोग एक बार वन शॉट सीरीज़ पूरी देख लेना, सारे ही चैप्टर्स की, काफ़ी छोटी छोटी मैंने बना रखी है। और लास्ट में मैं आप लोगों को जो नोट्स दूंगी वो पढ़ लेना, फिर आपके अच्छे नंबर आएंगे। लो, मेरा आशीर्वाद है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ ख़त्म। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इसी के साथ बाय बाय।